तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है डिसिडेंट। दोस्तों डिसिडेंट का मतलब होता है असंतुष्ट व्यक्ति या फिर विरोधी, यानी कि डिसिडेंट वो पर्सन होता है जो गवर्नमेंट, बॉस या फिर किसी ग्रुप की बात से एग्री नहीं करता है और खुल के उसके अगेंस्ट बोलता है। ये जो है वो बंदा वो चुप नहीं रहता है बल्कि अपनी अलग ओपिनियन ओपनली दिखाता है। मतलब कि सिस्टम के खिलाफ बोलने वाले इंसान को हम डिसिडेंट कह सकते हैं, यानी कि जो सिस्टम के, गवर्नमेंट के, किसी बॉस के या फिर ग्रुप की बातों से मतलब कि सहमत नहीं होता है, सेटिस्फाई नहीं होता है, जो असंतुष्ट रहता है या फिर विरोधी होता है, तो उससे हम क्या कहेंगे, उससे हम कहेंगे डिसिडेंट, हम उसे कहेंगे। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऐसा इंसान है जो गवर्नमेंट के रूल्स के अगेंस्ट बोलता है तो वो डिसिडेंट है। या फिर पार्टी के डिसीजन से डिसएग्री करने वाला लीडर, तो वो भी होता है डिसिडेंट लीडर। या फिर ऑफिस में गलत पॉलिसी के अगेंस्ट आवाज़ उठाना, तो वो होता है डिसिडेंट एम्प्लॉय। या फिर सोसाइटी के नॉर्म्स को चैलेंज करना, उनको बदलने की कोशिश करना, उनके खिलाफ जाना, तो उसे हम कहेंगे डिसिडेंट पर्सन। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि डिसिडेंट का मतलब होता है जो अथॉरिटी से एग्री ना करे और उनके खिलाफ बोले, यानी कि अगेंस्ट बोले, उनका विरोध करे, तो उससे हम क्या कहेंगे, डिसिडेंट हम उसे कह सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है रेबेल, प्रोटेस्टर या फिर ओपोनेंट। दोस्तों रेबेल का मतलब होता है विद्रोही, यानी कि जो विद्रोह करता है, यानी कि मतलब कि खिलाफ जाता है, विद्रोह करता है, तो उससे हम क्या कहेंगे, उससे हम कहेंगे रेबेल, हम उसे कहेंगे। प्रोटेस्टर का मतलब होता है प्रदर्शनकारी, यानी कि जो प्रदर्शन करके जो है वो मतलब कि अपनी खिलाफत जताता है, यानी कि किसी चीज़ के खिलाफ रहता है, तो उसे हम प्रोटेस्टर कहते हैं। यानी कि जो नारेबाजी करते हैं, बड़े बड़े मोर्चे निकालते हैं, तो उसे हम प्रोटेस्टर कह सकते हैं। ओपोनेंट का मतलब होता है विरोधी, यानी कि जो आपके विरोध में होता है, आपके खिलाफ होता है, आपके सामने होता है, तो उसे हम ओपोनेंट कह सकते हैं। तो ये है हमारे सारे सिनोनिम्स। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एंटोनिम के बारे में, तो एंटोनिम में हमारे पास है सपोर्टर, कन्फर्मिस्ट या फिर लॉयलिस्ट। दोस्तों इन तीनों का क्या मतलब होता है, जो समर्थक होता है, यानी कि जो सहायता करता है, किसी चीज़ को आगे बढ़ाने में मदद करता है, या फिर वफादार होता है किसी चीज़ के प्रति, यानी कि किसी चीज़ को मान लेता है, उससे एग्री करता है, उसे सपोर्ट करता है, उसे आगे बढ़ाता है, या फिर उसे जो है वो मतलब कि कन्फर्म करता है, तो उससे हम क्या कह सकते हैं, तो सपोर्टर कह सकते हैं, कन्फर्मिस्ट कह सकते हैं, फिर लॉयलिस्ट कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे हैं एंटोनिम्स। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द डिसिडेंट स्पोक आउट अगेंस्ट द अनफेयर रूल्स डिस्पाइट द रिस्क। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि रिस्क होने के बावजूद वो जो डिसिडेंट मतलब कि व्यक्ति था, डिसिडेंट व्यक्ति मतलब कि जो विरोधी था, उसने जो है वो मतलब कि अनफेयर रूल्स के अगेंस्ट बोला, यानी कि अपनी आवाज़ उठाई। यानी कि बहुत रिस्क होने के बावजूद भी उस असंतुष्ट व्यक्ति ने क्या किया, तो अपनी आवाज़ उठाई उस अनफेयर रूल्स के खिलाफ। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि डिसिडेंट यानी क्या होता है और किस तरह हम इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एस्पियोनेज। दोस्तों एस्पियोनेज का मतलब होता है जासूसी, यानी कि एस्पियोनेज का मतलब होता है चुपचाप स्पाइंग करना, यानी कि जासूसी करना, यानी कि सीक्रेट इंफॉर्मेशन चोरी करना, यूजुअली गवर्नमेंट, आर्मी या फिर कंट्री के बारे में। ये जो काम है वो सीक्रेटली होता है ताकि दूसरी साइड को, यानी कि आपके जो सामने वाले अपोनेंट है, उनको पता ना चले। मतलब कि जासूसी करना छुप छुप कर, और कोई डेटा चुराना, कोई इन्फॉर्मेशन चुराना किसी गवर्नमेंट के बारे में, आर्मी के बारे में, किसी यानी कि दूसरी विरोधी कंट्री के बारे में, तो उसे हम एस्पियोनेज करना कह सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि एनिमी कंट्री की आर्मी सीक्रेट्स चुराना, यानी कि दुश्मन देश की जो आर्मी सीक्रेट्स हैं, यानी कि उनके क्या क्या प्लानिंग प्लॉटिंग्स है, ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब कि उनका डेटा चुराना, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे भी हम एस्पियोनेज कह सकते हैं। या फिर स्पाई का सीक्रेट मिशन पर होना, यानी कि किसी जासूस का सीक्रेट मिशन पर होना, तो उसे हम कहेंगे एक्ट ऑफ एस्पियोनेज। या फिर कंपनी के कॉन्फिडेंशियल डेटा को चुरा लेना, तो वो होता है कॉर्पोरेट एस्पियोनेज। या फिर
वॉर के टाइम इंटेलिजेंस गैदर करना, यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करना, उनकी जासूसी करना कोई युद्ध के टाइम पर, तो उसे हम कहेंगे मिलिट्री एस्पियोनेज। यानी कि सिंपल वर्ड्स में एस्पियोनेज का मतलब होता है सीक्रेट स्पाइंग या फिर जासूसी। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है स्पाइंग, इंटेलिजेंस गैदरिंग या फिर सर्विलेंस। दोस्तों इन तीनों का क्या मतलब होता है? स्पाइंग का मतलब होता है किसी की जासूसी करना, यानी कि छुप छुप कर जो है वो कोई काम करना, उनका डेटा चुराना, इन्फॉर्मेशन चुराना, उनकी बातें सुनना, तो उसे हम जासूसी करना कह सकते हैं। इंटेलिजेंस गैदरिंग का मतलब होता है कोई इन्फॉर्मेशन निकाल लेना, कोई इन्फॉर्मेशन चुराना, या फिर जो है वो मतलब कि किसी को झांसा देकर जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन डेटा चुरा लेना, तो वो एक तरीके से इंटेलिजेंस यानी कि इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर डेटा के लिए यहाँ पर यूज हुआ है। तो इंटेलिजेंस गैदरिंग का मतलब होता है कोई डेटा या फिर इंफॉर्मेशन चुराना, यानी कि कलेक्ट करना, गैदर करना। वही सर्विलेंस का मतलब होता है किसी की जांच पड़ताल करना, यानी कि किसी मुहिम पर होना। सर्विलेंस का मतलब एक तरीके से जो है वो मतलब कि जांच पड़ताल हम कह सकते हैं, तो उसे हम सर्विलेंस कहेंगे। तो ये सारे हमारे जो है वो सिनोनिम्स है। एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी या फिर डिस्क्लोजर। दोस्तों ओपननेस का मतलब होता है सब कुछ खुला होना, यानी कि कुछ भी छुपा हुआ ना होना, सब कुछ जो है वो मतलब कि सबके सामने होना, तो उसे हम ओपननेस कहेंगे। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता, यानी कि सब कुछ जो है वो ट्रांसपेरेंट होना, जिसमें जो है वो मतलब कि कोई बैरियर नहीं होता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है, कोई लाइन नहीं होती है बीच में, सब कुछ जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि आर पार देखा जा सकता है। यानी कि इसका भी मतलब यही है कि सब कुछ ओपन है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ सबके सामने है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो, डेटा हो, कुछ भी, तो उसे हम ट्रांसपेरेंसी यानी कि कह सकते हैं। वही डिस्क्लोजर का मतलब होता है खुलासा हो जाना, सबका सबके सामने आ जाना सब कुछ, तो उसे हम डिस्क्लोजर कह सकते हैं। यानी कि एक तरीके से कोई चीज़ अगर सबके सामने रिवील हो चुकी है तो वो डिस्क्लोजर हो गया। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द स्पाई वॉज अरेस्टेड फॉर एस्पियोनेज आफ्टर सीक्रेटली शेयरिंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, जो स्पाई है, स्पाई यानी कि एक जासूस था, उसको अरेस्ट कर लिया गया है उसकी जासूसी के लिए, क्योंकि उसने क्या किया था, तो सीक्रेटली जो है वो मतलब कि बहुत ही ज़रूरी यानी कि अहम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर लिया था, यानी कि मतलब कि किसी को शेयर कर दिया या फिर भेज दिया, तो इसलिए उसको उसकी जासूसी के लिए अरेस्ट कर लिया गया था। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि एस्पियोनेज यानी क्या होता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इनएनिशन। दोस्तों इनएनिशन का मतलब होता है भूख से कमजोरी या फिर अत्यधिक दुर्बलता, यानी कि बहुत ज़्यादा कमजोरी होना, बहुत ज़्यादा कंडीशन जो है वो दयनीय होना, एकदम बहुत ही खराब कंडीशन होना भूख के वजह से, यानी कि जब कोई कमज़ोर हो जाता है तो उसे हम इनएनिशन कहते हैं। यानी कि इनएनिशन का मतलब होता है भूख या फिर लैक ऑफ फूड की वजह से बॉडी का वीक हो जाना। ये जो है वो सिर्फ नॉर्मल भूख नहीं होती है, बल्कि लॉन्ग टाइम से खाना ना मिलने से होने वाली जो वीकनेस होती है किसी बॉडी के अंदर, तो उसे हम इनएनिशन कह सकते हैं। मतलब कि भूख से होने वाली कमजोरी, तो वो होता है इनएनिशन। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि लंबे समय से जो है वो खाना ना मिलने से जो अगर आपकी बॉडी वीक हो जाती है तो वो इनएनिशन होता है। या फिर फेमेन के टाइम जो है वो लोगों की हालत, यानी कि मान लीजिए कि कोई बाढ़ आ जाती है या फिर कुछ हो जाता है, यानी कि कोई अकाल पड़ जाता है फिर कुछ भी, तो उसे हम इनएनिशन कह सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पर जो है वो लोगों को खाना नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा मतलब कि खराब कंडीशन होती है, तो वो भी इनएनिशन होता है। या फिर इलनेस में प्रॉपर फूड ना मिलना, यानी कि बीमारी में जो है वो आपको अच्छे से खाना नहीं मिलना, तो उसे भी होता है वीकनेस ड्यू टू इनएनिशन। या फिर एक्सट्रीम डाइटिंग से स्ट्रेंथ कम हो जाना, यानी कि अगर आप जो है वो डाइटिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो उसके वजह से अगर आपकी जो ताकत है, आपकी जो एनर्जी है वो अगर कम हो जाती है, बॉडी में वीकनेस आ जाती है, तो वो भी इनएनिशन होता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में इनएनिशन का मतलब होता है वीकनेस कॉज्ड बाय लैक ऑफ फूड, यानी कि खाने की कमी की वजह से जो कमज़ोरी होती है उसे हम इनएनिशन कहते हैं। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है स्टार्वेशन, एमासिएशन या फिर डिप्लेशन। दोस्तों स्टार्वेशन का मतलब होता है एक तरीके से खाने की कमी होना या फिर भूखमरी जिसे हम कह सकते हैं, जहाँ पर लोग भूख की वजह से मरते हैं, तो वो होता है स्टार्वेशन, यानी कि खाने की कमी होना। एमासिएशन का मतलब होता है दुर्बलता, यानी कि एक तरीके से कमजोरी के लिए हम ये जो वर्ड है वो यूज़ कर सकते हैं। और वहीं डिप्लेशन का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना, कोई चीज़ जो है वो मतलब कि एक तरीके से थकावट के लिए भी यूज़ हो सकता है। रिक्तता, रिक्तता यानी कि मतलब कि कोई चीज़ कम हो चुकी है या फिर खाली हो चुकी है, जिसमें कोई चीज़ नहीं है, तो उसे हम डिप्लेशन कह सकते हैं। किसी चीज़ का कमी होना, किसी चीज़ की कमतरता होना या फिर किसी चीज़ का घटना, तो उसे हम डिप्लेशन कहेंगे। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है। और हमारे एंटोनिम के बारे में बात करें तो एंटोनिम में हमारे पास है नरिशमेंट, स्ट्रेंथ या फिर वाइटलिटी।
तो दोस्तों नरिशमेंट का तो मतलब होता है पोषण, स्ट्रेंथ का मतलब होता है एक तरीके से ताकत, और वाइटलिटी का मतलब होता है एक तरीके से आप में जो है वो शक्ति होना, प्रबलता होना, एनर्जी होना। तो उसके लिए हम जो है वो वाइटलिटी का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जो तीनों भी वर्ड्स हैं हमारे एंटोनिम में, नरिशमेंट, स्ट्रेंथ या फिर वाइटलिटी, ये हमारी बॉडी के मतलब कि स्ट्रेंथ को दिखाती है, यानी कि हमारी बॉडी कितनी रॉबस्ट है, यानी कि रफ टफ है, ये सारी चीज़ें ये दिखाती है। नरिशमेंट का तो मतलब होता है पोषण मिलना, अच्छे से आपको न्यूट्रिएंट्स मिलना, यानी कि आपकी बॉडी जो है वो फलती फूलती है, तो उसे हम नरिशमेंट कह सकते हैं। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, जो आपकी शक्ति है वो। वाइटलिटी का भी मतलब होता है एक तरीके से आपकी प्रबलता, ताकत, एनर्जी, फोर्स, जो भी आप कह सके वो। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटीनिम्स है। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है प्रोलॉन्ग्ड इलनेस एंड लैक ऑफ फूड लेड टू हिज स्टेट ऑफ इनएनिशन। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस यानी कि लंबी चलती आ रही बीमारी, यानी कि जो बीमारी लंबे समय से उसके शरीर में है, या फिर उसके शरीर को मतलब कि यानी कि अटैक कर रही है, या फिर प्रोलॉन्ग्ड इलनेस का मतलब है जो बीमारी किसी पर्सन को लंबे समय से मतलब कि ग्रसित कर रही है वो बीमारी, और लैक ऑफ फूड यानी कि खाने की कमी की वजह से क्या हुआ कि वो इनएनिशन के स्टेट में चला गया, यानी कि उसकी बॉडी जो है वो पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुकी थी, पूरी तरीके से जो है वो मतलब कि दुर्बल हो चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा जो है वो मतलब कि कमज़ोर हो चुकी थी, क्योंकि बहुत लंबे समय से उसे खाना नहीं मिल रहा था, और बीमारी भी जो है वो बहुत लंबे समय से उसके शरीर पर लगी हुई थी। तो इस तरीके से आपको समझना है कि इनएनिशन यानी क्या होता है और किस तरह हम इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रेपरकशन। दोस्तों रेपरकशन का मतलब होता है प्रतिकूल प्रभाव, यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट, या फिर परिणाम यानी कि रिजल्ट। यानी कि रेपरकशन का मतलब होता है किसी एक्शन के बाद में आने वाला रिजल्ट, ज़्यादातर नेगेटिव इफेक्ट यानी कि प्रतिकूल प्रभाव। मतलब अगर आप कुछ करते हो और उसका इम्पैक्ट बाद में आपको फेस करना पड़ता है और यूजुअली वो नेगेटिव हो, तो वही रेपरकशन होता है। जैसे कि अगर आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स देकर बताऊँ, तो अगर मान लीजिए कि आप एग्जाम में चीटिंग करते हो, उसके बाद में आपको पनिशमेंट मिलती है, यानी कि आपने क्या काम किया, तो एग्जाम में चीटिंग करने का आपने काम किया और उसका रिजल्ट क्या निकला, तो पनिशमेंट मिलना, आपको ये रिजल्ट निकला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके किए गए काम का बैड इंप्रेशन यानी कि बैड इंपैक्ट पड़ा और उसमें आपको पनिशमेंट मिली, तो ये रेपरकशन होता है। या फिर रूल्स तोड़ने पर फाइन लगना, यानी कि आपने रूल्स तोड़े, आपने क्या काम किया, तो रूल्स तोड़ा और उसका नेगेटिव इंपैक्ट यानी कि रिजल्ट क्या निकला, तो फाइन लग गया, तो वो भी होता है रेपरकशन। या फिर गलत डिसीजन लेने पर करियर पर असर पड़ना या फिर करियर का बिगड़ जाना, तो वो भी होता है रेपरकशन, क्योंकि आपने गलत डिसीजन लिया और उसका बैड इंपैक्ट क्या हुआ, तो आपका करियर बिगड़ गया। या फिर लेट नाइट फ़ोन यूज़ करने की वजह से आपके हेल्थ पर, सेहत पर इफेक्ट पड़ना, नेगेटिव इफेक्ट पड़ना, तो वो भी होता है रेपरकशन। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि रेपरकशन का मतलब होता है बाद में आने वाला रिजल्ट यूजुअली नेगेटिव, यानी कि जो भी आप करते हो अगर उसका रिजल्ट आपको नेगेटिव मिलता है तो वो होता है रेपरकशन। यानी कि रिजल्ट के सेंस में ये जो वर्ड है रेपरकशन वो यूज़ होता है, लेकिन नेगेटिव रिजल्ट, ओके, नेगेटिव इम्पैक्ट या फिर नेगेटिव इंप्रेशन। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों अब अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है कॉन्सिक्वेंस, आफ्टर इफेक्ट या फिर आउटकम। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है रिजल्ट, यानी कि प्रभाव, जिसे हम इम्पैक्ट कह सकते हैं। रिजल्ट यानी कि बाद में आने वाला जो नतीजा होता है, नतीजे के सेंस में, रिजल्ट के सेंस में हम कॉन्सिक्वेंस भी यूज़ कर सकते हैं, आफ्टर इफेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं यानी कि बाद में होने वाला इफेक्ट, आउटकम भी मतलब कि यूज़ कर सकते हैं यानी कि रिजल्ट आना। तो ये हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है। अब दोस्तों अगर वही एंटोनिम की बात करें, तो एंटोनिम में हमारे पास है कॉज, ओरिजिन या फिर बिगिनिंग। ये सारे हमारे एंटोनिम्स हैं, क्योंकि कॉज का मतलब होता है वजह, ओरिजिन या फिर बिगिनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत या फिर किसी चीज़ का प्रारंभ, ओके, यानी कि कोई चीज़ कहाँ से शुरू हुई है, उसकी वजह क्या है। तो इस सेंस में हम इन तीनों का यूज़ कर सकते हैं। रेपरकशन में तो हम रिजल्ट की बात कर रहे थे, यानी कि जो हमारे काम करने के बाद में मिलता है, और एंटोनिम में हम बात कर रहे हैं कि किसी काम के पहले, यानी कि उसका कॉज क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, उसकी शुरुआत क्या है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए ये सारे क्या है, हमारे एंटोनिम्स हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल के बारे में, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है हिज केयरलेस कमेंट हैड सीरियस रेपरकशंस एट वर्क। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जिस तरह उसने बेपरवाही से जो है वो मतलब कि बहुत ही लापरवाही से उसने कमेंट कर दिया, यानी कि कमेंट पास किया, तो उसका जो बुरा इम्पैक्ट है, उसका जो सीरियस इम्पैक्ट है, उसका जो सीरियस परिणाम है वो काम पर पड़ा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि रेपरकशन यानी क्या होता है और किस तरह हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर।
तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इन्विगल। दोस्तों इन्विगल का मतलब होता है फुसलाना, बहकाना या फिर बहलाना, मनाना, तो उसे हम जो है वो इन्विगल कह सकते हैं। यानी कि इन्विगल का मतलब होता है मीठी मीठी बातों से, ट्रिक का यूज़ करके या फिर झूठे प्रोमिसेस से जो है वो किसी से अपनी बातें मनवा लेना। इसमें जो है वो कोई फोर्स नहीं होता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है, बल्कि क्लेवर मैनिपुलेशन होता है। मतलब कि चालाकी से किसी को फंसा लेना, बेसिकली मीठी मीठी बातें करके उन्हें बहलाना, फुसलाना, मनाना, तो उससे ही हम कह सकते हैं इनविकल। ओके, और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि सेल्समैन का एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बेचने के लिए स्वीट टॉक करना है। यानी कि मान लीजिए कि कोई सेल्समैन है जो अपना एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बेचने के लिए आपसे मीठी मीठी बातें करता है, तो वो होता है इनविगल करना। या फिर फ्रेंड का पार्टी के लिए मना लेना, यानी कि मतलब कि अगर आपका फ्रेंड आपको जो है वो पार्टी में आने के लिए मतलब कि बार बार जो है वो मतलब कि मनाता है आपको, तो उसे हम फ्रेंड इनविगल्ड यू कह सकते हैं। या फिर स्कैम में लोगों को फेक प्रोमिसेस में फंसाना, तो वो होता है इनविगल पीपल। या फिर जो है वो बच्चे का चॉकलेट के लिए स्वीट बिहेव करना ताकि उसे चॉकलेट मिल जाए, तो वो होता है इनविगल पेरेंट्स। यानी कि वो बच्चा क्या कर रहा है, तो अपने पेरेंट्स को बहला रहा है या फिर फुसला रहा है, मना रहा है बेसिकली। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि इनविगल का मतलब होता है स्वीट टॉक से फंसा लेना या फिर ट्रिक समवन इनटू डूइंग समथिंग। तो उस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि इनविगल यानी क्या होता है। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है इंटाइस, कोएक्स या फिर ल्योर। दोस्तों इंटाइस का मतलब होता है किसी को लुभाना, किसी को जो है वो ललचाना, बेसिकली लालच देना, तो उसे हम इंटाइस कह सकते हैं। कोएक्स का मतलब होता है मनाना, बहलाना, फुसलाना। ये मनाने के सेंस में होता है, यानी कि किसी को अगर आप मना रहे हो अपनी मीठी मीठी बातों से, तो वो होता है कोएक्स करना। ल्योर का भी सेम मतलब होता है किसी को लुभाना, बेसिकली ललचाना, उसे लालच देना, तो उसे हम ल्योर कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है। अब दोस्तों वहीं अगर एंटोनिम की बात करें, तो एंटोनिम में हमारे पास है डेटर, रिपेल या फिर डिस्करेज। दोस्तों डेटर का मतलब होता है रोकना किसी को, रेपेल का मतलब होता है पीछे हट जाना, अपने कदम पीछे ले लेना, और डिस्करेज का मतलब होता है हतोत्साहित करना, किसी का मनोबल गिराना, उसे पीछे की तरफ ढकेल देना, तो वो होता है डिस्करेज। यानी कि किसी को ना बहलाना, ना फुसलाना, तो उस सेंस में हम जो है वो ये सारे एंटोनिम्स यूज कर सकते हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है ही ट्राई टू इन्वेगल हिज फ्रेंड इनटू लेंडिंग हिम मनी विथ फॉल्स प्रोमिसेस। यानी कि उसने जो है वो अपने फ्रेंड को झूठे मूठे वादे कर करके उसको जो है वो कुछ पैसे उधार देने के लिए जो है वो मतलब कि बहलाया या फिर फुसलाया या फिर मीठी मीठी बातें करके उसे मनाने की कोशिश की। तो इस तरीके से आपको जो है वो ध्यान रखना है कि इन्वेगल यानी क्या है और किस तरह हमें इसका यूज़ करना चाहिए। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ऑक्ल्यूड। दोस्तों ऑक्ल्यूड का मतलब होता है अवरुद्ध करना या फिर बंद कर देना। यानी कि ऑक्ल्यूड का मतलब होता है किसी चीज़ को ब्लॉक करना, किसी चीज़ को बंद कर देना या फिर रोक देना ताकि फ्लो या फिर मूवमेंट रुक जाए। ये जो है वो ब्लड के लिए, रोड, पाइप या फिर किसी ओपनिंग के लिए यूज़ होता है। मतलब कि किसी चीज़ का रास्ता बंद कर देना, उसका फ्लो बंद कर देना, तो उस सेंस में हम ऑक्ल्यूड कह सकते हैं। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि ब्लड क्लॉट का वेन को ब्लॉक कर देना। यानी कि हमारा जब ब्लड जो है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है या फिर जम जाता है, तो अगर वो हमारी नसों को ब्लॉक कर दे, तो वो हम कह सकते हैं कि आपकी जो वेन है, यानी कि आपकी जो नसें हैं, वो ऑक्ल्यूड हो चुकी है, यानी कि बंद हो चुकी है। या फिर नाली में कचरा जम जाना, तो उसकी वजह से जो है वो नाली क्या हो जाती है, तो ब्लॉक हो जाती है, तो वो होता है हम ड्रेन ऑक्लूडेड। या फिर एक्सीडेंट से रोड का बंद हो जाना, यानी कि एक तरीके से ट्रैफिक जम जाना, तो वो होता है रोड ऑक्लूडेड। या फिर नाक बंद हो जाना सर्दी में, तो वो होता है नोज ऑक्लूडेड। यानी कि सिंपल वर्ड्स में ऑक्लूड का मतलब होता है ब्लॉक, क्लोज ऑफ या फिर स्टॉप फ्लो। और ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है ब्लॉक, ऑब्स्ट्रक्ट या फिर क्लोज। दोस्तों ब्लॉक का मतलब होता है बंद कर देना, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है रुकावट लाना, बाधा लाना, और क्लोज का भी मतलब होता है बंद कर देना। एंटोनी में हमारे पास है ओपन, अनब्लॉक या फिर क्लियर। यानी कि जो चीज़ जो है वो मतलब कि ओपन है, यानी कि खुली है, अनब्लॉक है, यानी कि इसका भी मतलब यही होता है कि कोई चीज़ खुली है, और क्लियर का मतलब होता है कोई चीज़ साफ है, यानी कि कोई भी रुकावट नहीं है, कोई भी बाधा नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, रास्ता साफ है, तो उसे हम कह सकते हैं ओपन, अनब्लॉक या फिर क्लियर, जो कि हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है थिक क्लाउड्स ऑक्लूडेड द सन मेकिंग द डे सडनली डार्क। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो घने बादल थे उसके वजह से उसने जो है वो घने बादलों ने सूरज को ढक लिया, जिसकी वजह से जो है वो मतलब कि सडनली जो दिन है वो एकदम से डार्क हो गया। यानी कि यहाँ पर जो है वो मतलब कि सूरज की रोशनी के बंद होने का सेंस आ रहा है। यानी कि थिक क्लाउड्स यानी कि घने बादलों ने क्या किया कि वो सूरज के सामने आ गए, यानी कि एक तरीके से सूरज क्या हो गया, उसकी रोशनी क्या हो गई, तो फैलना बंद हो गई, यानी कि एक तरीके से अंधेरा छा गया।
गया। तो इस तरीके से आपको समझना है कि ऑक्लूड यानी क्या होता है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कंटेम्प्टिबल। दोस्तों कंटेम्प्टिबल का मतलब होता है घृणास्पद या फिर तुच्छ, यानी कि कंटेम्प्टिबल का मतलब होता है इतना बुरा या फिर गंदा बिहेवियर होना कि लोग उससे नफरत करें या फिर उसे नीचा समझे। ऐसा काम या फिर ऐसा इंसान जो रिस्पेक्ट के लायक बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल शेमफुल हो, शर्मनाक हो, तो उसे हम कंटेम्प्टिबल कह सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि जो कमज़ोर लोग होते हैं, वीक लोग होते हैं, अगर आप उनको परेशान करते हो, उनको बुली करते हो, तो वो आपका कंटेम्प्टिबल बिहेवियर है। या फिर चीटिंग करके जीतना किसी चीज़ में, तो वो होता है कंटेम्प्टिबल एक्ट। या फिर झूठ और फ्रॉड से काम निकालना, तो वो होता है कंटेम्प्टिबल पर्सन। या फिर किसी का भरोसा तोड़ना, ट्रस्ट तोड़ना, तो उसे हम कह सकते हैं कंटेम्प्टिबल एक्शन। यानी कि सिंपल वर्ड्स में कंटेम्प्टिबल का मतलब होता है डिजर्विंग हेट्रेड और डिसरिस्पेक्ट, यानी कि जो नफरत भरा होता है, तुच्छ काम होता है, बहुत ही गिरा हुआ ओछा काम होता है, तो उसे हम कंटेम्प्टिबल कह सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है डेस्पिकेबल, मीन या फिर रिच। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही घृणास्पद होना, तुच्छ होना, गिरी हुई होना, ओछी होना, जिससे नफरत हो जाए, तो उसे हम डेस्पिकेबल भी कह सकते हैं, मीन भी कह सकते हैं, या फिर रिच भी कह सकते हैं। एंटोनिम में हमारे पास है एडमायरेबल, रिस्पेक्टेबल, वर्दी। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो सराहनीय है, तारीफ के लायक है, जिसे इज्जत मिलनी चाहिए, जिसे सम्मान मिलना चाहिए, या फिर जो है वो मतलब कि अच्छा काम है, तो उसे हम एडमायरेबल कह सकते हैं, वर्दी कह सकते हैं, या फिर रिस्पेक्टेबल कह सकते हैं। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है लाइंग टू गेन सिंपैथी इज अ कंटेम्प्टिबल एक्ट। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि किसी की सिंपैथी पाने के लिए, किसी की सहानुभूति पाने के लिए अगर आप झूठ बोलते हो, तो वो बहुत ही गिरी हुई हरकत होती है, या फिर बहुत ही ओछी यानी कि बहुत ही तुच्छ हरकत होती है, हर कोई उससे नफरत करता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कंटेम्प्टिबल यानी क्या है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डेस्यूट्यूड। दोस्तों इसे डेस्यूट्यूड प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका मतलब होता है अप्रचलन या फिर उपयोग से बाहर। यानी कि डेस्यूट्यूड का मतलब होता है किसी चीज़ का इतने टाइम से यूज़ ना होना कि वो ऑलमोस्ट बंद हो जाए, या फिर लोग जो है वो उसे भूल जाए। ये जो है वो रूल, लॉ, हैबिट या फिर कस्टम जब प्रैक्टिस में ना रहे और वो डेस्यूट्यूड में चले जाते हैं, मतलब कि यूज़ ना होने की वजह से ख़त्म हो जाते हैं। उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि पुराने ज़माने की जो लॉ है, यानी कि जो कानून है, जो अब कोई फॉलो नहीं करता, तो हम कह सकते हैं कि लॉ इन डेस्यूट्यूड हो चुका है। या फिर लेटर्स लिखने की जो हैबिट है वो अब ख़त्म हो चुकी है, तो वो हैबिट इन डेस्यूट्यूड होता है। या फिर जो पुराने ट्रेडिशंस है जिसे अब कोई फॉलो नहीं करता, तो वो कस्टम्स इन डेस्यूट्यूड होता है। या फिर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी जो अब यूज़ नहीं होती है, लोग उसे भूल चुके हैं, तो वो टेक इन डेस्यूट्यूड होता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में डेस्यूट्यूड का मतलब होता है डिसयूज, नो लॉन्गर यूज्ड, यानी कि जो चीज़ अब प्रचलन में नहीं है, कोई यूज़ नहीं करता है, जिसे भूल चुके हैं, तो वो होता है डेस्यूट्यूड। और ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है डिसयूज, ऑब्सोलेसेंस या फिर निग्लेक्ट। दोस्तों इन तीनों का क्या मतलब होता है? डिसयूज का मतलब होता है जो प्रचलन में नहीं है, जिसे कोई यूज़ नहीं करता है। ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है पुराना पड़ जाना, कोई चीज़ जो है वो मतलब कि पहले की टाइम यूज़ होती थी लेकिन अब यूज़ नहीं होती है, तो वो पुरानी पड़ चुकी है। या फिर निग्लेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है वो मतलब कि पीछे छोड़ देना, एक तरीके से नज़रअंदाज कर देना, या फिर उसे भूल जाना, अवॉइड करना, तो वो होता है निग्लेक्ट। वही एंटनी में हमारे पास है यूज़, प्रैक्टिस या फिर एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है जो चीज़ अभी भी प्रयोग में है, अभी भी प्रचलन में है, जिसका यूज़ होता है, जिसका मतलब कि प्रैक्टिस की जाती है, जो एम्प्लॉयमेंट में है यानी कि अभी भी काम में ली जाती है, तो उसे हम यूज़, प्रैक्टिस या फिर एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है मैनी ओल्ड ट्रेडिशंस हैव फॉलन इनटू डेसिट्यूड विद द पैसेज ऑफ टाइम। यानी कि टाइम के साथ, यानी कि समय के साथ क्या हुआ है कि बहुत सारे जो ट्रेडिशंस है वो जो है वो मतलब कि पुराने पड़ चुके हैं, यानी कि उन्हें अब जो है वो मतलब कि कोई याद नहीं करता है, या फिर उन्हें यूज़ नहीं करता है, या फिर वो प्रैक्टिस में नहीं है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इम्पेटस। दोस्तों इम्पेटस का मतलब होता है प्रेरणा या फिर गति देने वाली शक्ति। यानी कि इम्पेटस का मतलब होता है वो फोर्स या फिर वो पुश जो किसी काम को स्टार्ट करने में या फिर फास्ट करने में मदद करती है। ये जो है वो मोटिवेशन हो सकता है, कोई कारण हो सकता है, कोई रीज़न हो सकता है, या फिर ड्राइविंग फोर्स हो सकता है। मतलब कि शुरू करने के लिए एक तरीके से आपको जो मतलब कि
मेंटली कोई धक्का दिया जाता है तो उसे हम जो है वो इम्पेटस कह सकते हैं, यानी कि एक तरीके से आपको मोटिवेशन दिया जाता है, एक तरीके से आपको एनकरेज किया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है, तो वो होता है हमारा इम्पेटस। जैसे कि मान लीजिए कि टीचर का आपको एनकरेज करना ताकि आप और भी ज़्यादा अच्छे से काम करें, और भी ज़्यादा स्टडी करें, तो वो इम्पेटस होता है। या फिर आपका जो है वो प्रमोशन का चांस बनना, लेकिन आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तो वो भी एक तरीके से इम्पेटस होता है। या फिर कॉम्पिटिशन जीतना और ज़्यादा प्रैक्टिस करके, तो वो भी इम्पेटस होता है। या फिर सक्सेस स्टोरी देखकर इंस्पायर होना, और आप भी जो है वो मतलब कि अगर आप किसी की सक्सेस स्टोरी देखते हो तो आप जब उससे इंस्पायर होते हो, और आप भी जो है वो मतलब कि अपनी लाइफ में जो है वो उस तरीके के हार्ड वर्क को इम्प्लाई करना चाहते हो, तो वो भी एक तरीके से इम्पेटस होता है, क्योंकि आपको कहीं से ना कहीं से प्रेरणा मिली है, तो वो हमारा इम्पेटस होता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में इम्पेटस का मतलब होता है पुश या फिर मोटिवेटिंग फोर्स। और ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है मोटिवेशन, स्टिमुलस या फिर मोमेंटम। दोस्तों मोटिवेशन का तो मतलब होता है एक तरीके से जो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि आपको अंदर से प्रेरणा मिलना, तो उसे मोटिवेशन कह सकते हैं। स्टिमुलस या फिर मोमेंटम का मतलब होता है एक तरीके से गति, यानी कि एक तरीके से जो यानी कि आपकी जो स्पीड होती है किसी चीज़ को करने की, या फिर जो आपकी शक्ति होती है, इनर जो स्ट्रेंथ होती है किसी चीज़ को करने की, मोटिवेशन फील करके, तो वो होता है स्टिमुलस या फिर मोमेंटम। यानी कि जब आप अपने काम पर लग जाते हो कोई प्रेरणा मिलने के बाद, तो वो हमारा स्टिमुलस होता है या फिर हमारा मोमेंटम होता है। एंटोनी में हमारे पास है हिंड्रेंस, ऑब्स्टैकल या फिर डेटरेंट। दोस्तों इन तीनों ही वर्ड का मतलब होता है कोई बाधा आना, कोई रुकावट आना, कोई काम जो है वो बीच में रुक जाना, तो उसे हम कह सकते हैं हिंड्रेंस, ऑब्स्टैकल या फिर डेटरेंट। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल के बारे में, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द टीचर एनकरेजमेंट गिव हिम द इम्पेटस टू वर्क हार्डर। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो टीचर के बहुत ही मतलब कि मोटिवेटिंग शब्द थे, यानी कि जो प्रेरणादायक शब्द थे, जो इनकरेजमेंट थी उनकी, उसकी वजह से क्या हुआ कि उस बच्चे को यानी कि उस स्टूडेंट को जो है वो मतलब कि और भी ज़्यादा कड़ी मेहनत करने के लिए जो है वो मतलब कि प्रेरणा मिली, यानी कि एक तरीके से शक्ति मिली। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि इम्पेटस यानी क्या होता है और किस तरह हमें इसका यूज़ करना चाहिए। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि वो वर्ड हमारा कौन सा होता है। तो दोस्तों इसके बाद आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है कॉन्डुइट। दोस्तों कॉन्डुइट का मतलब होता है माध्यम, यानी कि जरिया। कॉन्डुइट का मतलब होता है बीच का रास्ता या फिर मीडियम, यानी कि माध्यम जिससे कोई चीज़ पास होती है, यानी कि आगे बढ़ती है। ये चीज़ कोई पाइप हो सकता है, कोई वायर हो सकता है, कोई चैनल हो सकता है, या फिर पर्सन भी हो सकता है जो आपकी इन्फॉर्मेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी या फिर मैसेज को आगे पहुंचाता है, मतलब कि जो कनेक्ट करता है और फ्लो को अलाउ करता है, यानी कि आगे बढ़ाने में मदद करता है, तो उसे हम कॉन्डुइट कह सकते हैं, यानी कि एक तरीके से माध्यम या फिर जरिया। जैसे कि अगर आपको कुछ एग्जांपल्स देकर बताऊं, तो मान लीजिए कि पाइप जिससे पानी फ्लो होता है, तो पानी फ्लो होने के लिए जो पाइप है वो जरिया है, तो वो वाटर कॉन्डुइट हो गया। वायर जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो वो वायर क्या है, तो माध्यम है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, यानी कि जरिया है ताकि उससे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सके, यानी कि वायर यहाँ पर क्या है, तो माध्यम है, जरिया है, तो वो इलेक्ट्रिकल कॉन्डुइट है। या फिर आपका कोई फ्रेंड जो आपका मैसेज किसी तक पहुंचाता है, तो आपका फ्रेंड क्या है, तो आपका जरिया है आपका मैसेज पहुंचाने के लिए, यानी कि वो क्या है, तो आपका फ्रेंड कॉन्डुइट है, यानी कि कॉन्डुइट ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं उसे। या फिर इंटरनेट जो डेटा को ट्रांसफर करता है, तो वो डेटा कॉन्डुइट होता है। यानी कि शॉर्ट एंड सिंपल मीनिंग के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि कॉन्डुइट का मतलब होता है चैनल और मीडियम थ्रू विच समथिंग पासेस, यानी कि ऐसा चैनल या फिर ऐसा कोई मीडियम, माध्यम जिससे कोई चीज़ पास होती है, फ्लो होती है, तो उसे हम कहेंगे कॉन्डुइट। और ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम के बारे में, तो सिनोनिम में हमारे पास है चैनल, मीडियम या फिर पाइपलाइन। दोस्तों चैनल और पाइपलाइन का तो आपको मतलब पता है, यानी कि कोई जो है वो मतलब कि चैनल का मतलब होता है एक तरीके से नाली हम जिसे कह सकते हैं, मीडियम का मतलब होता है माध्यम, पाइपलाइन का मतलब होता है जिसमें से पानी फ्लो होता है, वो पाइपलाइन, यानी कि ये भी एक तरीके से किसी न किसी चीज़ का माध्यम है। एंटोनी में हमारे पास है बैरियर, ब्लॉकेज, ऑब्स्ट्रक्शन। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है कोई चीज़ में बाधा आना, कोई चीज़ में रुकावट आना, कोई चीज़ रुक जाना, ब्लॉक हो जाना, तो उसे हम कह सकते हैं बैरियर, ब्लॉकेज या फिर ऑब्स्ट्रक्शन। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है सोशल मीडिया हैज़ बिकम अ मेजर कॉन्डुइट फॉर शेयरिंग न्यूज़ एंड आइडियाज़। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो सोशल मीडिया है वो आजकल जो है वो बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है हमारे, यानी कि न्यूज़ और आइडियाज़ को पहुँचाने के लिए या फिर हम तक लाने के लिए। यानी कि सोशल मीडिया क्या है, तो एक तरीके से ज़रिया है, एक तरीके से माध्यम है, किस चीज़ का, तो आइडियाज़ और न्यूज़ पहुँचाने और लाने का। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कॉन्डुइट यानी क्या होता है और किस तरह हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्हें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।